तभी टैक्सी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के पास रुकी और सबसे पहले वो औरत टैक्सी से उतरकर सीधा हॉस्पिटल के अंदर चली गई। जिया देख रही थी कि उसने टैक्सी के बिल के बारे में भी नहीं सोचा। तभी जिया ने अपनी जेब से टैक्सी के पैसे निकाले और टैक्सी ड्राइवर को देखकर थैंक यू कहा। फिर माया और जिया दोनों उस औरत के पीछे पीछे चले गए। हॉस्पिटल में तरह तरह के मरीज थे और ये हॉस्पिटल ज्यादातर औरतों और बच्चों से भरा हुआ था। तभी वो औरत सीढ़ियों की तरफ मुड़ गई। जिया और माया भी उसका पीछा करते हुए सीढ़ियों की तरफ गए। उसने 2 मंजिल की सीढ़ियां तय की और सीधा जनरल वार्ड के अंदर चली गई। वहां लगभग 12 से 15 बेड लगे हुए थे और हर कोई दर्द से कराह रहा था। तभी दीवार से सटे हुए आखिरी बेड पर एक औरत लेटी हुई थी। उसकी उम्र लगभग 80 या 85 साल की मालूम पड़ती थी। उसके चारों तरफ 5-6 छोटे छोटे बच्चे, 2 आदमी और 2 औरतें और कुछ और लोग भी खड़े थे और वहीं कुछ लोग भी बैठे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उस औरत को देखने के लिए पूरा खानदान ही यहाँ आया है। तभी उस बुढ़िया की बेटी अपने पूरे परिवार को आवाज लगाते हुए कहती है, यही है वो लड़की जिसने माँ का एक्सीडेंट किया था। इतना कहते ही सब लोग माया की तरफ देखने लगे। माया के चेहरे पर डर था क्योंकि उसने गाड़ी में आते हुए अपना इंश्योरेंस चेक किया था। वो कुछ ही दिन पहले खत्म हुआ था और वो उसे रीन्यू करवाना भूल गई थी क्योंकि ऑफिस और खुद की जिंदगी में चल रही उथल पुथल में माया उलझ कर रह गई थी। दूसरी तरफ पूरे खानदान के लोगों की नजरें बता रही थी कि वो माया से कुछ न कुछ कहना चाहते हैं। तभी वो औरत अपने पूरे खानदान के सामने कहती है, ये लड़की हमारी माँ का इलाज करवाएगी या फिर इलाज के पैसे देगी। तभी उस बुढ़िया का बड़ा बेटा उठकर माया के करीब आता है और माया से कहता है, तुम्हें पता है कितना खर्चा आएगा इलाज में? माया कहती है, नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। तभी वो आदमी अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं, सारी जानकारी मिल जाएगी। तुम्हें लगभग 60,000 रुपए देने पड़ेंगे, वो भी कैश। जिया अपनी आईब्रो उठाते हुए उन सबकी तरफ देखती है। वो समझ गई थी कि उन्हें बुढ़िया से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ पैसे ऐंठने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिया ने देखा कि बुढ़िया के पैर में पहले से ही प्लास्टर लगा हुआ था और उसके गले में गर्दन को सपोर्ट देने के लिए एक बेल्ट भी लगा था। तभी जिया उस आदमी से पूछती है, कितनी चोट आई है? वो आदमी अपने रूठे लहजे में कहता है, मैडम, आपको दिख नहीं रहा? उनकी टांग टूट गई और गर्दन भी टूट गई। ठीक होने में अब तो 1 महीना लगेगा। जिया कहती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इतने ज्यादा पैसे नहीं लगते। अगर आप हमें एक वाजिब अमाउंट नहीं बताएंगे तो हम पुलिस के पास जाकर उन्हें 10% फाइन भरते हुए चले जाएंगे। ये सुनते ही बुढ़िया का छोटा बेटा उठ खड़ा होता है। वो शक्ल से ही टपोरी लग रहा था। तभी वो अपने टपोरी लहजे में ही कहता है, पैसा तो देना ही पड़ेगा, फिर चाहे चुपचाप दे दे या फिर हाथ पैर तुड़वा कर दे दे। उस लड़के की बात सुनकर जिया और माया एक दूसरे को देखने लगते हैं। तभी जिया कहती है, चल माया, यहाँ आकर हमने गलती की। चुपचाप हमें पुलिस को फाइन देकर सीधे अपने काम पर चले जाना चाहिए था। माया जिया की बात का कोई जवाब नहीं देती और दबी आवाज में उस आदमी से कहती है, सुनो, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। कितने पैसे में आपकी माँ का इलाज हो सकता है उतने बताइए। तभी टपोरी लड़का गुस्से में कहता है, ये सब तो मेरी माँ के ऊपर गाड़ी चलाने से पहले सोचना चाहिए था ना। अब तेरे पास पैसे नहीं है तो अपना गुर्दा बेचो या किडनी, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे को मेरी माँ का इलाज का पैसा चाहिए बस। जिया वहां खड़ी होकर सिर्फ उन दोनों की बातों को सुन रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक माया ने अपना डिसीजन क्यों बदल लिया और वो इतना डर कर क्यों बात कर रही है। दूर से देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कई सारे लोग मिलकर 2 लड़कियों को डरा रहे हो। जिया उन लोगों की गुंडागर्दी देखकर इस मामले को शांत करवाने के लिए कहती है, देखिए, एक बात तो तय है कि इसके पास इतने पैसे नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि हम पुलिस के पास जाकर चुपचाप अपना काम खत्म करके घर जा सकते हैं और आपको फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी।
इसलिए बेहतर होगा कि हम बाहर जाकर इस बारे में बात करेंगे। तभी फिर से वो टपोरी लड़का कहता है, देखो यहाँ तुमसे पंचायत करने के लिए कोई नहीं खड़ा है। मेरी माँ उधर पड़ी है, इलाज को तरस रही है, इसलिए अगर तुमको जाना है तो तुम जाओ। पर ये लड़की अब कहीं नहीं जाएगी, इसे तो पैसे निकालने ही पड़ेंगे, तभी इसे यहाँ से बाहर जाने दिया जाएगा। जिया को साफ नजर आ रहा था कि ये बुढ़िया उनके लिए इस वक्त एक एटीएम थी, जिसके जरिए वो लोग कैश निकलवाना चाहते थे। तभी वो टपोरी लड़का आगे बढ़कर माया की तरफ आता है। इससे पहले कि वो माया के बहुत करीब जाता, माया और उसके बीच में झटके से एक आदमी आकर उस लड़के को पीछे की तरफ धक्का देता है और उनसे कहता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? इतने सारे लोग मिलकर 2 लड़कियों को धमका रहे हो। जैसे ही वो आदमी मुड़ा, जिया उसे देखकर हैरान हो गई। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि लॉयर जय था। उसने अपने गले में अपनी आईडी डाली हुई थी और उस पूरे परिवार को पता चल चुका था कि ये वकील है, इसलिए उन्होंने ज्यादा जबरदस्ती नहीं की। तभी जय जिया और माया की तरफ देखकर कहता है, ये लोग तुम्हें परेशान क्यों कर रहे हैं और तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? माया कहती है, दरअसल मैं अपनी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चला रही थी और तभी इनकी बूढ़ी माँ ने तुरंत रोड क्रॉस किया और वो मेरी गाड़ी के सामने आ गई। उनको हल्की फुल्की चोट लगी है। पुलिस ने कहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नॉर्मल फाइन भरकर चुपचाप अपने काम के लिए जा सकती हूँ। लेकिन उस वक्त हम दोनों को दया आ गई और हम यहाँ हॉस्पिटल आ गए। हमने सोचा अब जो होना था हो गया, बेचारी बूढ़ी औरत की कुछ मदद कर देते हैं, कुछ पैसा इलाज के लिए इनको दे देते हैं। लेकिन ये लोग तो इतने डीठ हैं कि यहाँ आने के बाद मुझसे 60,000 रुपए मांग रहे हैं। जय उस पूरे खानदान की तरफ नजर घुमाता है और फिर उस बुढ़िया को देखता है। वो समझ गया था कि ये इलाज 5,000 से भी कम में हो जाएगा, फिर 60,000 रुपयों की क्या जरूरत है। तभी वो जिया और माया को अपने साथ ले जाकर बाहर चला जाता है। बाहर एक टी शॉप में जिया और जय आमने सामने बैठे थे। कुछ देर तक उन दोनों ने कोई बात नहीं की, लेकिन कुछ देर बाद जिया और माया दोनों ने एक साथ नाम लेते हुए कहा, लॉयर जय। इतना कहते ही वो दोनों एक साथ हंसने लगी। तभी जय कहता है, मुझे लॉयर कहने की जरूरत नहीं है, जय भी कहोगी तो मैं वैसे ही रिस्पॉन्ड करूंगा। तभी जय जिया की तरफ देखकर कहता है, जिया, उस दिन के लिए मैं माफी मांगता हूँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। सच कहूं तो मुझे आंटी बहुत पसंद है, शायद उस दौरान तुमसे ज्यादा बात मैं आंटी से किया करता था। जिया कहती है, ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया, उस पर बार बार बात करने से क्या फायदा है, अच्छा होगा कि हम अपने पास्ट को भूल जाएं। तभी जय कहता है, अगर तुम फ्री हो तो क्या आज शाम। जिया जय की बात को काटते हुए कहती है, जय, क्या हम इस बारे में बाद में बात कर सकते हैं? अभी हमारे लिए ये मैटर सुलझाना ज्यादा जरूरी है। जिया की बात सुनते ही जय माया की तरफ देखता है और माया से कहता है, तुम्हारी बात तो मैंने सुन ली, वैसे तुम्हारा मैटर कोई इतना बड़ा नहीं है, तुम जाकर इंश्योरेंस कंपनी से नेगोशिएट कर सकती हो, वो तुम्हारी पेनल्टी भरकर तुम्हें इससे बाहर निकाल लेंगे। माया ये सुनते ही डरी हुई नजरों से जय की तरफ देखती है और फिर उससे कहती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कैसे बताऊं। दरअसल मेरा इंश्योरेंस कुछ टाइम पहले ही एक्सपायर हो गया था, पर मैं दोबारा रिन्यू करवाना भूल गई और मैं इस कार को बेचने के बारे में ही सोच रही थी। ये बात सुनते ही जिया और जय ने एक साथ एक दूसरे की तरफ देखा। तभी जय कहता है, तब तो आप सचमुच बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकती हैं। अच्छा है कि जिस औरत का एक्सीडेंट तुम्हारे थ्रू हुआ है वो पढ़ी लिखे परिवार से नहीं है, नहीं तो ये लोग तुम्हारे ऊपर उल्टा केस कर देते और तुमको बहुत बड़ी पेनल्टी अपनी जेब से भरनी पड़ती। अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम इनकी बताई हुई रकम इन्हें दे दो या फिर पुलिस की पेनल्टी अपनी जेब से भरकर बाहर निकल जाओ। माया कहती है, ये लोग मुझसे 60,000 रुपए मांग रहे, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। जय कुछ देर सोचने लगता है और फिर माया से कहता है, ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं इस फैमिली से बात करके देखता हूँ, जो भी कम से कम रकम बन पाएगी वो तुम इन्हें पे कर देना। ये सुनते ही
माया के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वो अपना नंबर जय को दे देती है और उससे कहती है, जय, मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं मुझे समझ नहीं आ रहा है। वैसे लोग किनारा करके चले जाते हैं, लेकिन आपने आकर सचमुच आज मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। जय कहता है, नहीं, ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया इंसानियत के खातिर किया। वैसे मैं यहाँ एक शादी के केस को लेकर आया था। दोनों पति पत्नी के बीच में काफी मारपीट हो गई थी। पति के कमर में कुछ टाके आए हैं और पत्नी के पीठ पर। घर में जितने भी और औजार थे, दोनों ने एक दूसरे पर अच्छी तरह इस्तेमाल कर दिए। दिल्ली में यही होता है। यहाँ रहने वाले कुछ लोगों को सरकार की तरफ से जमीन के बदले खूब पैसा मिला है। अब ये लोग उस पैसे का इस्तेमाल करना तो जानते नहीं, बस बेकार की चीजों में खर्च करते रहते हैं। जिया इस पूरी बातचीत के दौरान चुप बैठी हुई थी। हालांकि अभी भी उसके लिए ये सिचुएशन बहुत ऑकवर्ड थी, पर उसके अंदर जय को लेकर कोई नफरत नहीं थी। चाहे जो भी हो, आज जय उन दोनों को मुसीबत में देखकर आगे आया और उसने इतनी बड़ी मदद की। जिया के लिए ये काफी था। तभी जिया मन ही मन यही सोच रही थी, कहीं जय को माँ के बारे में पता तो नहीं है। हालांकि अगर उसे पता होता तो वो सबसे पहले माँ की तबीयत ही पूछता। तभी जिया अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि जय माया से अपनी बातचीत खत्म करके जिया की तरफ मुड़ता है। जय कहता है, हाँ तो जिया, मैं ये कह रहा था कि तुमने मुझे माफ तो किया ना? उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। जिया कहती है, मेरे मन में उस दिन को लेकर कोई शिकायत नहीं है, इसलिए तुम उस बारे में सोचना बंद कर दो। तभी जय कहता है, अगर आज शाम तुम फ्री हो तो क्या हम दोनों साथ में डिनर कर सकते हैं? जिया के मन में इस वक्त किसी के साथ भी कहीं जाने की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए जिया एक पोलाइट वे में जय से कहती है, मुझे माफ करना जय, आज के दिन रहने देते हैं, हम किसी और दिन साथ में डिनर करेंगे। आज मुझे एक जरूरी काम है। क्या जय को अभी भी जिया से कोई उम्मीद थी? आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया माया को लेकर उसके अपार्टमेंट में चली गई और शाम होते होते जय ने उस बूढ़ी औरत और उसके परिवार से बात करके कॉम्पनसेशन का अमाउंट कम करवा लिया। अब माया को सिर्फ 20,000 रुपए भरने थे। हालांकि उसके पास इस वक्त 20,000 रुपए भी नहीं थे, लेकिन जो पैसा उन्होंने मांगा था उसके सामने ये रकम ज्यादा बड़ी नहीं थी। इतना ही नहीं, जय ने उस पैसे का प्रॉपर ब्रेकडाउन भी करके भेजा था कि कितने पैसे उस बूढ़ी औरत के इलाज में और न्यूट्रिशन में लगेंगे। तभी माया जिया से कहती है, अगर जय को पता होता कि मैं बार बार तुझे उसके खिलाफ भड़काती हूँ तो वो शायद ऐसा कभी नहीं करता। माया की बात खत्म होते ही जिया और माया दोनों हंसने लगते हैं। तभी जिया अपना वीचैट खोलकर अगस्त का मैसेज देखने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक जिया को एक बार भी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की थी। जिया अपने अंदर उठ रही इस फीलिंग को पूरी तरह से दबा देना चाहती थी, इसलिए उसने अगस्त को भी वीचैट पर अनफॉलो कर दिया और उसका अकाउंट भी ब्लॉक कर दिया। इतना ही नहीं, जिया ने उसका नंबर भी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि अब जिया नहीं चाहती थी कि वो उम्मीद उसकी आदत बन जाए। अगले दिन जिया सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए निकली। जिया के चेहरे को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो रातों से नहीं सोई होगी। उसे हर रोज यही टेंशन सता रही थी कि उसकी माँ के इलाज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। दूसरी तरफ माया ने रात को जिया से कहा था कि वो अपनी कार बेचकर उस बुढ़िया के कॉम्पनसेशन के पैसे चुका देगी और जो पैसे बचे वो जिया को दे देगी। लेकिन जिया को पता था कि उन पैसों से भी सिर्फ आधे दिन का ही गुजारा हो पाएगा। मोहिनी की हालत अब पहले से बेहतर थी, लेकिन वो अभी भी आईसीयू में ही एडमिट थी। नॉर्मल वार्ड से आईसीयू का चार्ज लगभग 4 गुना ज्यादा था। जिया मन ही मन सोच रही थी, जब मैं पैसे भरना बंद कर दूंगी तो क्या हॉस्पिटल वाले मेरी माँ की दवाई बंद कर देंगे या फिर उन्हें हॉस्पिटल से बाहर निकाल देंगे। ये सोचते हुए जिया अपने थॉट्स को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसकी सारी कोशिशें नाकाम रही। जैसे जैसे जिया मेट्रो से निकलकर हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रही थी,
वैसे वैसे उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। हर रोज वो यही सोचती थी कि कहीं डॉक्टर उसे कोई बुरी खबर ना सुनाए। लेकिन आज उसकी चिंता बुरी खबर नहीं, बल्कि उसका खत्म होता बैंक बैलेंस था। लाख कोशिश करने के बाद उसे अपने एक दूर के चाचा का नंबर मिला, जिन्होंने मदद करने का कॉन्फिडेंस देते हुए जिया को 30,000 रुपए भेजे। लेकिन जिया को पता था कि उस पैसे से ज्यादा 2 दिन की दवाई आ सकती है और कुछ नहीं। अब जिया के अकाउंट में लगभग 80,000 रुपए थे और उसे अपनी माँ की ऑपरेशन के लिए लगभग 6 से 7 लाख की जरूरत थी। फिर उसके बाद जो रिकवरी में पैसा लगेगा वो अलग। जिया हॉस्पिटल पहुंचते ही सीधा आईसीयू में गई और उसने डॉक्टर पवन से बात की। डॉक्टर पवन ने बताया कि वो जल्द ही मोहिनी के अगले ऑपरेशन की तैयारियां करेंगे। ये सुनते ही जिया आईसीयू से बाहर आकर सीधा हॉस्पिटल गार्डन की तरफ चली गई। गार्डन के बीचों बीच एक बेंच रखा था और सुबह के टाइम गार्डन में कुछ मरीज यहाँ वहां टहल रहे थे। जिया जाकर उस बेंच पर बैठ गई। उसने हर एक आदमी के बारे में सोचा जो उसे पैसे दे सकता था, लेकिन अब उसके पास ऐसा कोई नहीं था जिससे वो मदद ले सके। रही बात दादा दादी की, तो जिया को पहले से ही पता था कि दादी अगर ये बात सुनेगी तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और वैसे भी दादा दादी के पास कोई पुश्तैनी जायदाद तो थी नहीं, सिर्फ एक घर था और जैसे तैसे दोनों अपना गुजारा चला रहे थे। जिया ने एक बार और वीपे खोलकर उदय के भेजे हुए पैसों की तरफ देखा। अगर वो चाहती तो उसे एक्सेप्ट कर लेती। हालांकि वीपे पर भेजी हुई रकम को एक्सेप्ट करने के लिए ड्यू डेट होती है। अभी उसकी एक्सपायरी डेट बची हुई थी, लेकिन जिया को ऐसा करना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने तुरंत रिजेक्ट करके उस दरवाजे को भी बंद कर दिया। इतना ही नहीं, जिया की सैलरी आने में भी अभी टाइम बाकी था। लेकिन जिया ये भी सोच रही थी कि सैलरी का पैसा तो वैसे भी इतना कम है कि उससे माँ की एक दिन की भी दवाई नहीं आ पाएगी। जिया कुछ देर वहीं बैठी आते जाते लोगों को देख रही थी। तभी उसने माया को फोन किया और माया से पूछा, माया क्या तू आज ऑफिस गई है? माया कहती है, हाँ मैं ऑफिस में ही हूँ। जिया कहती है, क्या मेरे लिए काम करेगी? माया कहती है, इसमें पूछने वाली क्या बात है, बता। तभी जिया धीमी आवाज में माया से कहती है, मुझे जानना है कि मुझे रस्तोगी एंटरप्राइजेस से कब सैलरी मिलने वाली है। माया कहती है, बाकी लोगों के तो पैसे आ गए हैं, शायद कुछ दिनों में तुम्हारे भी आ जाएंगे। इतना कहते ही जिया ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। अगर दिल्ली में इस वक्त उनकी कोई जमीन या कोई इन्वेस्टमेंट होता तो शायद वो तुरंत जाकर उसे बेच डालती और अपनी माँ के लिए पैसे जुटा लेती। दूसरी तरफ उसके बाप ने भी उनकी कोई मदद करने के लिए कदम नहीं बढ़ाया। तभी अचानक जिया के फोन की घंटी बजने लगी। ये फोन किसी अननोन नंबर से आया था। जिया सोच रही थी कि उसे ये कॉल पिक करना चाहिए या नहीं। फिर उसने कॉल एक्सेप्ट करते हुए फोन अपने कान पर लगाया तो उसे दूसरी तरफ से एक खुशनुमा आवाज सुनाई दी और उस आदमी ने कहा, हेलो, क्या मैं जिया से बात कर रहा हूँ? जिया कहती है, हाँ मैं जिया बोल रही हूँ, बताइए। आदमी जिया से कहता है, शायद तुम मुझे भूल गई हो, मैं अर्नब बोल रहा हूँ, माइक क्लब का ओनर। जिया जब कॉलेज जाती थी तब एक बार मोहिनी की तबीयत काफी खराब हो गई थी। उस दौरान जिया अपने लिए कोई ऐसा काम देख रही थी जो बिना एक्सपीरियंस के भी अच्छा पैसा दिला दे। इसलिए उसकी मुलाकात माइक क्लब के ओनर अर्नव से हुई। अर्नव ने उसे अपने क्लब में डांस करने के लिए कहा और उसके बदले में कुछ पैसे भी दिए। हालांकि दिल्ली में डांस क्लब या डांस बार नहीं चलते हैं, लेकिन अर्नव ये काम पुलिस की नजरों से छुपा कर रहा था और उसने करोड़ों रुपए कमाए थे। लेकिन फिर जब पुलिस के छापे पड़ने लगे तो अर्नव को पहले से इस बारे में पता चल गया था। उसने अपना क्लब बंद कर दिया और उसकी जगह पर एक रिजॉर्ट खोल दिया। और इतने सालों से उसने जिया को कभी भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। हालांकि जिया अभी उससे अब कोई और बात नहीं करना चाहती थी।
उस समय जिया की मजबूरी थी, इसीलिए वो अर्नव के क्लब में डांस करने चली गई। लेकिन इस वक्त अर्नव को उससे क्या चाहिए था? इस बारे में जिया को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। तभी जिया कहती है, हाँ मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? अर्नव कहता है, मैंने फिर से क्लब स्टार्ट किया है और आज मैंने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। वो मेरा कॉलेज फ्रेंड है, लेकिन हमारे बीच में कई सालों से कोई बात नहीं हुई है। अब इतने सालों के बाद मिल रहे हैं तो मैं उसे सरप्राइज करना चाहता हूँ। और मुझे पता है कि क्लासिकल डांस तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता। अगर तुम सिर्फ एक डांस के लिए आ जाओ तो मैं तुम्हें उसके अच्छे पैसे दूंगा। जिया के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। पहली बात तो ये काम जिया को बिल्कुल पसंद नहीं था। दूसरी बात, अभी वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे जुटाने के बारे में सोच रही थी और उसको खुद से किसी ने अप्रोच भी नहीं किया था। जिया के मन में कई सारे सवाल घूम रहे थे। तभी अर्नव ने जिया की दुविधा को दूर करने के लिए कहा, देखो जिया, मैं तुम्हें बार बार नहीं बुला रहा हूँ, सिर्फ एक बार आ जाओ, इतना सोचने की जरूरत नहीं है। तुम बस एक बार डांस करके चली जाओ और मैं तुम्हें 50,000 रुपए दूंगा। जिया 50,000 सुनते ही अर्नव की बातों पर गौर करने लगी और मन ही मन ये भी सोचने लगी कि सिर्फ डांस करने की 50,000 रुपए कौन देता है? कहीं ऐसा ना हो कि वो जिया से कुछ और भी काम करवाने के बारे में सोच रहा हो। इसलिए जिया तुरंत अर्नव से पूछती है, देखो मुझे साफ साफ बताओ तुम क्या चाहते हो? क्या ये पैसे तुम मुझे सिर्फ डांस करने के लिए दोगे? अर्नव कहता है, ये तुम्हारे आर्ट फॉर्म के पैसे हैं। मुझे पता है तुम अच्छे घर से बिलोंग करती हो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। अगर मेरे पास कोई और ऑप्शन होता तो शायद मैं तुम्हें फोन भी नहीं करता। जिया के पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। तभी जिया कहती है, ठीक है, मुझे कब आना है? अर्नव कहता है, आज शाम 8 बजे। तभी जिया ने अपना फोन कान से हटाकर देखा कि शाम के 5 बजे थे। जिया अर्नव से कहती है, तुम मुझे अपना एड्रेस भेज देना, मैं टाइम से पहुंच जाऊंगी। अर्नव फोन रखते ही जिया को नेविगेशन और एड्रेस दोनों ही भेज देता है। जहां जिया फोन रखकर अपने फैसले के बारे में सोच रही थी, तभी उसने मन ही मन दोबारा सोचा, माँ ने मेरे लिए बहुत काम किया है, वैसे भी सिर्फ जाकर डांस ही तो करना है, कम से कम कुछ पैसा तो हाथ में आएगा और बाकी के पैसे के बारे में क्या करना है वो भी देखा जाएगा। जिया तुरंत उठकर हॉस्पिटल एरिया से बाहर चली गई और उसने मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ा। जिया सीधे अपने घर चली गई और उसने रूम में जाकर एक सूटकेस को बाहर निकाला जिसमें उसने अपने क्लासिकल डांस के कपड़े रखे हुए थे। जिया मन ही मन सोच रही थी कि क्लासिकल डांस को उसने किसी और वजह से सीखा था, लेकिन अब वो उसका इस्तेमाल कहीं और ही कर रही थी। खैर, जिया के पास ये सब सोचने समझने का वक्त नहीं था, इसलिए उसने खुद को लेकर कम जजमेंटल होने का फैसला किया। जिया अपना बैग तैयार करके घर से बाहर निकल ही रही थी कि तभी मौसी घर वापस लौट आई। मौसी जिया से पूछती है, बेटा तुमने खाना खाया? जिया कहती है, हाँ मौसी। तभी मौसी जिया के बैग की तरफ नजर डालते हुए पूछती है, क्या हुआ, हॉस्पिटल में सब ठीक तो है ना? इतना बड़ा बैग लेकर कहाँ जा रही हो? जिया मौसी की बात का जवाब देते हुए कहती है, ये मैं अपने अपार्टमेंट लेकर जा रही थी। मेरे कुछ पुराने कपड़े हैं, घर पर इनका यूज नहीं हो पाता, इसलिए इन्हें लेकर जा रही हूँ। तभी जिया पूछती है, मौसी पुलिस को उस आदमी के बारे में कुछ पता चला? मौसी उदास मन से सर झुकाते हुए ना में सर हिला देती है। तभी जिया मौसी के कंधे पर हाथ रखकर कहती है, कोई बात नहीं मौसी, परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। मौसी हाँ में सर हिलाते हुए अंदर चली जाती है और जिया अपने बैग की तरफ देखकर मेट्रो की तरफ चलने लगती है। जिया के घर से मेट्रो स्टेशन की दूरी ज्यादा नहीं थी, इसलिए जिया ने पैदल जाना ही ठीक समझा। मेट्रो में बैठकर भी जिया यही सोच रही थी कि उसका वहां जाना सही होगा या गलत। क्या जिया ने इस काम को हाँ कहकर सही किया या गलत,
आगे जानने के लिए सुनते रहिए। जिया धड़क धड़क जा